हेलो, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम एक इंटरेस्टिंग जो है अनदर वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। बहुत ही फेमस हमारे यंग मैन के राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, जॉन ऑसबर्न साहब ना। तो जॉन ऑसबर्न को हम लेकर के आए हैं आपके लिए। इनकी बहुत ही फेमस प्ले है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, लुक बैक इन एंगर। तो हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे कि जॉन ऑसबर्न की लाइफ के बारे में आपको बताएंगे। साथ साथ में बेटा हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है किचन सिंक ड्रामा जो होता है उसका इमरजेंस होता है। किचन सिंक ड्रामा क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। और साथ साथ में आपको हम यंग मैन के कुछ जो राइटर्स हैं उनके बारे में भी आपकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास की शुरुआत करते हैं जॉन ऑसबर्न की लाइफ से। जॉन ऑसबर्न के बारे में बात करें तो जॉन ऑसबर्न जो है इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं। इंग्लैंड में, लंदन में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है जॉन जेम्स ऑसबर्न। 12 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ड्रामेटिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। एक अलग जैनरा जो इन्होंने शुरू किया, एक अलग मूवमेंट शुरू किया, उसके लिए जाने जाते हैं। डाइड इन दिसंबर 24 1994। ये श्रॉपशायर इंग्लैंड में इनका डेथ भी हुआ था। प्रोफेशन की बात करें तो हमने आपको बताया ड्रामेटिस्ट हैं, प्लेरिट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, एक्टर भी हैं और क्रिटिक भी रहे हैं। तो आइए लेट्स हैव अ लुक। इनकी फैमिली की बात करें तो इनके पिताजी जो थे एक कॉपी राइटर थे, जो है ट्यूबरकुलर जिसको बोलते हैं, डाइड अर्ली, बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी। माँ इनकी जो है वो बारमेड थी ना। ऑसबर्न जो है इनका बचपन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। एजुकेशन की बात करें तो बचपन डिफिकल्ट होने की वजह से स्कूल बहुत जल्दी छोड़ दिया इन्होंने। थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली और वहां से ही इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला और एज एन एक्टर और राइटर इन्होंने अपना क्या शुरू किया, अपना करियर शुरू किया। मैरिज की बात करें तो बहुत कम बार इन्होंने मैरिज की है भैया, केवल 5 बार शादी की है ना। बहुत आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि केवल 5 बार इन्होंने 5 टाइम शादी करी है। ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी एक प्रकार का एंग्री यंग मैन का, देख लीजिए चेहरा, यंग्री यंग मैन है, 5 बार शादी कर लिया इन्होंने। इंक्लूडिंग 2 एक्ट्रेस जिल बेनेट, और एक तो इसमें फेमस हॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनका नाम है जिल बेनेट ना, इनसे भी शादी इन्होंने किया था। ज्यादातर इनका टर्बुलेंट रिलेशनशिप रहा है। मतलब भाई 5 शादी तभी होगी ना जब रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलेगी, तो कहीं ना कहीं भागते रहेंगे और सुकून तलाशते रहेंगे, लेकिन मिलेगा नहीं आपको ना। तो इसलिए नंबर ऑफ मैरिजेस से सुकून नहीं मिलता है, कितनी खुशहाल आपकी शादी है उससे सुकून मिलता है ना। चलिए ठीक है। लिटरेरी बैकग्राउंड की बात करें तो ऑसबर्न जो है ही रिवोल्यूशनाइज्ड ब्रिटिश थिएटर इन द 1950s। 1950s में वही एंग्री यंग मैन जो आया था ना, इन्होंने ब्रिटिश थिएटर को रिवोल्यूशनाइज किया। कैसे? विथ हिज एंग्री रियलिस्टिक एंड सोशली क्रिटिकल प्लेज। इनके प्लेज काफी सोशल जो इश्यूज है ना उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और ये जो उस समय के एज के जो यंग पीपल थे ना, यंग जनरेशन जो थी, खास करके पोस्ट वॉर जनरेशन जो थी ना, वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक ना। तो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हमारी यंग जनरेशन थी ना, वो कैसे फ्रस्ट्रेटेड है उसको दिखाया इन्होंने अपने प्लेज में। स्पेशली डिसइल्यूजन्ड वर्किंग क्लास यंग मैन, खास करके किसको दिखाया है? जो हमारे डिसइल्यूजन्ड वर्किंग क्लास के यंग मैन है ना, उनको दिखाया इन्होंने अपने प्लेज में। और ये जो आपको यहाँ पर हम प्ले लेके आए हैं, लुक बैक इन एंगर, उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। फादर ऑफ द यंग्री यंग मैन मूवमेंट, यंग्री यंग मैन मूवमेंट के फादर है कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको बता रहा था। हिज करेक्टर्स स्पेशली जिमी पोर्टर। जिमी पोर्टर इनका जो करेक्टर है ना, अभी लुक बैक इन एंगर में मिलेगा। ये क्या है? ही इज अ काइंड ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द स्टैग्नेंट ब्रिटिश क्लास सिस्टम। ब्रिटिश का जो क्लास सिस्टम है ना, उसके खिलाफ एक प्रकार का रिबेलियन करता है। ये कौन? जिमी पोर्टर ना। ये किसको वाइज करता है? वाइज द फ्रस्ट्रेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड क्लास रिसेंटमेंट फेल्ड बाय यूथ इन पोस्ट वॉर ब्रिटेन। पोस्ट वॉर ब्रिटेन में जो हमारा यूथ था वो कितना फ्रस्ट्रेटेड था, डिसइल्यूजन था, और उसके अंदर क्लास को लेकर के कितना गुस्सा था, रिसेंटमेंट था, उसको जो है ये अपनी प्ले में आवाज देते हैं। कौन? हमारे जॉन ऑसबर्न साहब। इन्हीं को बोला गया है फादर ऑफ यंग्री यंग मैन मूवमेंट। यंग्री यंग मैन मूवमेंट के फादर थे। और यही नहीं, फाउंडर ऑफ किचन सिंक ड्रामा। शुरुआत में ही हमने आपको बताया ना किचन सिंक ड्रामा क्या है, अभी बताएंगे आपको। इसके फाउंडर भी हैं भैया, किचन सिंक ड्रामा के फाउंडर भी हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये हमारे राइटर हैं। ब्रॉट वर्किंग क्लास
वर्किंग क्लास डोमेस्टिक लाइफ एंड ग्रिटी रियलिज्म टू द ब्रिटिश स्टेज। इन्होंने स्टेज पर किसको दिखाया है? वर्किंग क्लास की डोमेस्टिक लाइफ को दिखाया है और रियलिस्टिक ग्रिटी लाइफ को दिखाया, ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक लाइफ को दिखाया है, अपोज टू द पॉलिश्ड इलीट ड्राइंग रूम कॉमेडीज दैट डोमिनेटेड अर्लियर। इसके पहले आप देखेंगे तो ज्यादातर एकदम बिल्कुल एलीट जो ड्राइंग रूम है ना, वहां पर थिएटर आपको खुलता हुआ दिखाई देता है। यहां पर ऐसे नहीं, यहां पर रियलिस्टिक दिखाई देंगे। यहां पर पेपर फाड़ा फेंका हुआ है, यहाँ पर चद्दर ऐसे मुड़ी है, यहाँ पर जो है तकिया फटी हुई है, इस तरीके का ये दिखाते हैं। कौन? ये हमारे ऑसबर्न साहब ना। मतलब ऐसे नहीं कि रूम जब प्ले थिएटर ओपन होगा, रूम खुलेगा थिएटर में, तो वो बिल्कुल आपको साफ सुथरा सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज दिखाई देगा, जैसे आपके घर में रहता है वैसे दिखाई देगा ना, जैसे चीजें फैली होती हैं। चलो, पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री भी इन्होंने करी है। ज्यादातर इनकी जो प्लेज हैं वो ब्रिटिश कंजर्वेटिज्म जो है ना उस पर अटैक करती है, और किस पर? क्लासिज्म जो होता है उस पर अटैक करती है, और इंपीरियलिज्म पर अटैक करती है, और मॉरल हाइपोक्रेसी को दिखाती है। इन सब पर काफी ये अटैक करती है। सिनेमा और टीवी एडाप्टेशन में भी इन्होंने काफी रोल अपना प्ले किया है। इन्होंने ब्रिटिश सिनेमा को काफी चेंज किया, उसमें रियलिस्टिक और सोशली अवेयर स्क्रिप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करने का श्रेय इनको जाता है, कि ज्यादा रियलिस्टिक सिनेमा को बनाने की कोशिश करते हैं। इनका प्ले लुक बैक इन एंगर 1959 में आया था। इसकी एक माइलस्टोन फिल्म है जो रिचर्ड बर्टन इसके हीरो रहे हैं, बड़ी फेमस है, लुक बैक इन एंगर नाम से ही है। ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको मौका मिलेगा तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। चलिए, अब लेट्स हैव अ लुक एट द मेजर वर्क्स रिटन बाय जॉन ऑसबर्न। जॉन ऑसबर्न के मेजर वर्क्स को हम देखते हैं। द प्लेज ही रोट, जो प्लेज इन्होंने लिखा है स्पेशली विद द पब्लिकेशन ईयर, एंड व्हाट इज द मेन थीम, व्हाट फॉर व्हाट इट वाज वेल नोन, किसके लिए ये जाना जाता था उसको हम देखेंगे। तो पहला इनका जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, विच अबाउट विच आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, 1956 में ये पब्लिश हुई थी, एंड इट डील्ट विद द ग्राउंड ब्रेकिंग प्ले, इसको कहते हैं इनका। Introduced angry young man Jimmy Porter, the character angry young man, hero angry young man जो है इनका दिखाई देता है इसमें करेक्टर। Who is that? That is Jimmy Porter. The second play we have The Entertainer. This is also very important play. It was published in 1957. Allegory of post-imperial decline through music hall performer Archie Rice. ध्यान रखिएगा, Archie Rice is the hero of the play. एंड इसके थ्रू जो है इन्होंने पोस्ट इंपीरियल डिक्लाइन दिखाया है, कैसे कैसे धीरे धीरे इंपीरियलिज्म का डिक्लाइन होता है, वो शो किया है इन्होंने। किसमें? एंटरटेनर में। एंटरटेन से याद रखिएगा कि इसका हीरो जो है वो म्यूजिक हॉल परफॉर्मर है। उसके बाद इनका लूथर, दैट्स 1961, एंड इट वाज अ हिस्टोरिकल ड्रामा अबाउट मार्टिन लूथर्स रिलीजियस रेबेलियन। मार्टिन लूथर वाज अ रेबेलस ना, एक रेबेलियन थे वो, उनकी लाइफ पर ये बेस्ड है लूथर। देन वी हैव इनएडमिसिबल एविडेंस, inadmissible evidence 1964. It focuses on the personal failure and societal rot through a cynical liar. We have a hero here in a form of cynical liar. He is also an angry young man. A portrait for me, a patriot for me 1965. अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, ये होमोसेक्सुअलिटी पर है, एंड पॉलिटिकल इंट्रीग कंसीडर्ड कंट्रोवर्सियल, इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, पैट्रियट फॉर मी। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेजा वू, डेजा वू 1992, सिक्वल टू द लुक बैक इन एंगर, लुक बैक इन एंगर की सिक्वल है ये, फीचरिंग एन ओल्डर जिमी पोर्टर। नाउ द हीरो इज, इसमें यंग एंग्री मैन है ना, उसमें थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, तो डेजा वू जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ जॉन ऑसबर्न. So the play you must remember, that is Look Back in Anger, that you are going to study in this video. You are going to watch the theme, summary, everything of the play. 1956, it came in 1956. Then Entertainer, you must remember Luther, and Deja Vu, Inadmissible Evidence, and Patriot for Me. You may also remember all these plays of John Osborne. So moving forward, we are now to the Look Back in Anger. Look Back in Anger, it was published in 1956, a revolution. It is a revolution. It was a different drama. It was a different drama. Now for the first time we are seeing on the British stage some different kind of pictures. अलग पिक्चर हमें दिखाई देते हैं, हीरो भी अलग दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीजें हमें अलग दिखाई दे रही हैं। तो द ड्रामा वॉज प्रीमियर्ड एट द रॉयल कोर्ट थिएटर, डू रिमेंबर इट वॉज प्रीमियर्ड एट रॉयल कोर्ट थिएटर, डायरेक्टेड बाई टोनी रिचर्डसन। इट वॉज आस्क्ड इन टीजीटी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है। दिस प्ले क्रिएटेड अ न्यू काइंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट,
Now on the British stage we have a different type of protagonist, a new type of protagonist, like an younger young man, and a younger young man, Jimmy Porter. Jimmy Porter, younger young man, who is a man of working class, who is a man of working class. He is educated, at society, completely ignores him. He feels alienated in the society. Being educated, being young, he feels alienated in the society. ये एक नए हीरो को हम सोसाइटी देख रहे हैं स्टेज पर. इसके पहले ऐसा कॉमन जो है मैन हीरो हमें बहुत कम देखने को मिलता है. देन वी हैव एलिशन. एलिशन इसकी वाइफ है, किसकी? जिमी पोर्टर की. जिमीज वाइफ रिप्रेजेंट्स द साइलेंट अपर मिडिल क्लास वुमन. सी shows the picture of a silent upper middle class women. Silent upper middle class women दिखाता है कि कैसे अपर क्लास मिडिल क्लास की महिलाएं जो हैं वो कितनी शांत हैं और मतलब वो अपनी वॉइसेस रेज नहीं करती हैं, वो दिखाता है. और कहीं ना कहीं अभी आप जब प्ले में चलेंगे दोनों के बीच में जो टकराव दिखाता है वो भी इसको रिप्रेजेंट करती हैं. उसके बाद एक क्लिफ है जो जिम का और इनका फ्रेंड है. जिम एंड व्हाट्स एलिसन. जेम्स एंड एलिसन दोनों का फ्रेंड है. एंड हेलेना, एलिसन्स फ्रेंड. और हेलेना एक है जो कि केवल एलिसन की फ्रेंड है. एड टू द डोमेस्टिक एंड इमोशनल केओस. तो इनके परिवार में जो एक डोमेस्टिक और इमोशनल केओस होता है ना, इन्हीं की वजह से होता है, हेलेना की वजह से और थोड़ा बहुत क्लिफ की वजह से. तो लेट्स हैव अ लुक एट द इम्पैक्ट दिस प्ले क्रिएटेड ऑन द ब्रिटिश स्टेज. ब्रिटिश ट्रेडिशनल ड्रामा को इसने चैलेंज द ट्रेडिशनल ड्रामा. अभी आप इसके पहले क्या देख रहे थे? इन ट्रेडिशनल ड्रामा वी हैव we have a well furnished opening. We have a very well settled opening in some drawing room where everything is well settled. यहाँ पर क्या देखते हैं? everything is chaotic. We have hero in the past in the comedies, जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हैं, वो elite क्लास से आते हैं, अपर क्लास से आते हैं, they are well suited, हाँ, बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं. But here we see a man who is well educated, but still he is disillusioned and वो बहुत अपने आप को एलिनेटेड फील करता है सोसाइटी में. और यहाँ पर अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को भी दिखाते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ अब्सर्डिस्ट प्ले एज वेल. ये भी एक प्रकार का अब्सर्डिस्ट प्ले है, ध्यान रखिएगा. लाइफ की अब्सर्डिटी को भी यहाँ पर दिखाते हैं. अब ये इस प्ले ने क्या किया? इस प्ले ने इंस्पायर्ड अ वेव ऑफ रियलिस्ट प्ले राइट्स. तो रियलिस्ट प्ले राइट्स जो हैं उनकी पूरी लहर सी आ गई ना, इस प्ले ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया. लाइक वी हैव अनदर अर्नोल्ड वेस्कर. ये फादर माने जाते हैं, एक प्रकार से कहते हैं वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस फाउंडर मेंबर ऑफ द यंग मैन मूवमेंट. एंड हेरोल्ड पिंटर एंड सेलक डिलैनी. ये सब के सब राइटर क्या हैं? अब आ गए जो रियलिस्ट ड्रामा को लिखा करते थे, मतलब डेली लाइफ को दिखाना और रियल पिक्चर दिखाना. थिएटर पर रियल पिक्चर को दिखाते थे. ऑसबर्न और ब्रिटिश सिनेमा का काफ़ी जो है एक गहरा नाता रहा है. तो लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं ऑसबर्न और ब्रिटिश सिनेमा का क्या कनेक्शन है. तो इनकी जो लुक बैक इन एंगर है ना, 1959 में आई थी. इट वाज लेटर अडॉप्टेड इन फिल्म. एडाप्टेशन ऑफ द प्ले मेजर सक्सेस ना, काफ़ी सक्सेस हुआ. तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑसबर्न साहब ने उसका स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है. द एंटरटेनर वाज आल्सो, इट वाज पब्लिश्ड इन 1960. इट वाज आल्सो अडॉप्टेड स्टारिंग लॉरेंस ओलिवर. इट वाज आल्सो ह्यूज सक्सेस. टॉम जोन्स ध्यान रखिएगा, 1963. टॉम जोन्स का स्क्रीन प्ले लिखा था किसने? ऑसबर्न साहब ने. स्क्रीन प्ले बाय ऑसबर्न वॉन एकेडमी अवार्ड मिला था टॉम जोन्स का. कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, टॉम जोन्स का स्क्रीन प्ले किसने लिखा है. देन वी हैव इन एडमिसिबल एविडेंस. इसका भी फिल्म एडाप्टेशन हुआ था, ये साइकोलॉजिकल प्ले था. इट वाज आल्सो अ ह्यूज सक्सेस. तो ये आप ध्यान रखेंगे, इन सब का फिल्म भी बना है, टॉम जोन्स का स्क्रीन प्ले भी इन्होंने लिखा हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट किचन सिंक ड्रामा. किचन सिंक ड्रामा क्या है, उसके ड्रामेटिस्ट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. तो किचन सिंक ड्रामा एक्चुअली था क्या? ब्रिटिश प्लेज में हम देखें और फिल्म से 1950s में, ध्यान रखिएगा 1950s 60s में, 1950s एंड 60s में हम देखते हैं. 1960s में तो जो वहां के ड्रामेटिस्ट थे ना, दे पोर्ट्रेड एवरीडे लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास फैमिलीज की एवरीडे लाइफ को स्टेज पर दिखाना शुरू करते हैं. यूजुअली इन डोमेस्टिक सेटिंग्स, ज्यादातर डोमेस्टिक सेटिंग्स में, लाइक किचन्स, बेड सीट्स एंड पब्स ना. तो डोमेस्टिक सेटिंग्स में इसीलिए इसको ज्यादातर प्ले कहाँ ओपन होगा? किचन में दो लोग पति पत्नी बात कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं,
पब में हैं ना, बेड सीट्स पर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, डेली लाइफ को जो दिखाते हैं ना, तो इसीलिए इसको किचन सिंक ड्रामा कहा है। मतलब किचन और सिंक उसमें होता है, मतलब डोमेस्टिक लाइफ को दिखाता है ना, किचन सिंक ड्रामा, ये ध्यान रखिएगा। इसका की फीचर क्या है, व्हाट इज की फीचर्स ऑफ किचन सिंक ड्रामा? तो रियलिज्म होता है भाई, रियलिज्म, किचन उचन जब दिखाएंगे तो रियलिज्म ही होगा ना। लेकिन हालांकि हमारे यहाँ जो सीरियल्स बनते हैं, सीरियल्स में भी कितना नकली दिखाते हैं ना, किचन में भी आप देखेंगे तो द मॉडल्स, दोज हु आर प्लेइंग द पार्ट्स देयर, वो कितने सज उज करके, कितने गोल्ड और ये सब पहन करके, मतलब दे आर वर्किंग इन द किचन है। और 5 घंटे से दिखाएगा दे आर वर्किंग इन द किचन, एंड इवन देन उनके पास पसीना नहीं है, टायर्डनेस नहीं है, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है ना। तो ये लोग ऐसा नहीं दिखाते, ये रियलिज्म को दिखाते हैं। शोड ग्रिटी, रॉ एंड समटाइम्स वल्गर रियल लाइफ, रॉ लाइफ को दिखाते हैं, इसीलिए कभी कभी वल्गर रियल लाइफ को भी ये दिखा देते हैं, इनके ऊपर ये चार्ज लगता है। कभी कभी क्या है कि रियल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं दैट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड, दैट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज एज इट इज, जैसा है वैसा प्रेजेंट नहीं कर सकते ना, इसीलिए इनके ऊपर वल्गर रियल लाइफ का भी थोड़ा सा चार्ज लगता है। वर्किंग क्लास पर इनका फोकस होता है, ध्यान रखिएगा, किचन सिंक ड्रामा वर्किंग क्लास पर फोकस करता है, कि ये शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम अरिस्टोक्रेटिक टू फैक्ट्री वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड क्लर्क्स। अब अरिस्टोक्रेटिक लाइफ से हटा करके फैक्ट्री वर्कर्स पर, स्टूडेंट और क्लर्क्स, जो छोटे ओहदे के लोग हैं, उनके ऊपर फोकस करता है। डोमेस्टिक स्पेसेज में प्राय इसकी सेटिंग होती है, लाइक किचन्स एंड लिविंग रूम्स बिकेम स्टेज फॉर कॉन्फ्लिक्ट ना, वहां पर जो लड़ाई हो रही है उसको दिखाते हैं। अब बैटल फील्ड में जाके नहीं लड़ रहे हैं ना, वहां पर जो लड़ाई हो रही है उसको दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, इसके थ्रू पॉलिटिकल क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे एक्सपोज क्लास डिवाइड, क्लास डिवीजन को एक्सपोज करते हैं, लैक ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी को एक्सपोज करते हैं, डिसइल्यूजनमेंट विथ इंस्टीट्यूशंस, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ क्या हमारा डिसइल्यूजनमेंट है उसको भी शो करते हैं, मतलब हम सोचते कुछ और है कुछ और। मेल फ्रस्ट्रेशन एक इसका की फीचर है, यंगरी यंग मैन रेलिंग अगेंस्ट सोसाइटी, भाई सोसाइटी के अगेंस्ट बिल्कुल परेशान है वो और रिवोल्ट करना चाहता है। ऑफन ट्रैप्ड इन फैमिली और रिलेशनशिप, प्राय वो फैमिली और रिलेशनशिप में ट्रैप्ड है, तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड मेल को ये अपना हीरो बनाते हैं। वुमेन्स के रोल की बात करें तो ऑफन पैसिव, ज्यादातर विमेन्स आर पैसिव, सफरिंग एट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स लेकिन है। एलिसन जैसे लुक बैक इन एंगर में, लुक बैक इन एंगर में वो पैसिव है लेकिन सफरिंग भी है ना, उसका बच्चा उच्चा जो है वो हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो काफी सफरिंग भी है, ऐसा नहीं है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर इंपॉर्टेंट किचन सिंक प्लेरिट्स एंड वर्क्स, तो कुछ किचन सिंक प्लेरिट्स हैं उनको देख लेते हैं और इनके क्या वर्क्स हैं उसको देख लेते हैं। तो हियर वी हैव प्लेरिट्स, जॉन ऑसबर्न को आप देख रहे हैं, लुक बैक इन एंगर, इनका इसी कैटेगरी में आता है किचन सिंक ड्रामा में। फादर ऑफ द जनरा, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इस जनरा का फादर कहा जाता है, मतलब किचन सिंक ड्रामा का फादर कहा जाता है। अर्नोल्ड वेस्कर, ये भी बहुत फेमस है, इनका चिकन सूप एंड बार्ले बहुत ही फेमस इनकी है, इसी की फैमिली सागा सोशलिस्ट थीम्स इसमें है। उसके बाद सेलाक डिलैनी है, इनका टेस्ट ऑफ हनी है, ये टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं इसमें, और रेस होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, रेस की बात करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी और टीनेज जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में। और हेरोल्ड पिंटर का द केयर टेकर, अभी हमने हेरोल्ड पिंटर पढ़ाया था आपको ना, द बर्थडे पार्टी, तो उन्हीं का एक दूसरा प्ले है द केयर टेकर, तो इसमें भी लैंग्वेज ऑफ पावर की बात करते हैं, साइलेंस एंड एम्बिग्यूटी ना, तो इसके बारे में हेरोल्ड जो है, हेरोल्ड पिंटर बात करते हैं। तो ये सब के सब क्या है, किचन सिंक ड्रामा है, क्या है, किचन सिंक ड्रामा है, ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर की हम बात कर लें, इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, तो अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनके ऊपर कुछ चार्ज लगा है उसको देख लेते हैं। इनके ऊपर चार्ज क्या लगा है, इनको माइसोजाइनी कहा जाता है ना, कि ये महिलाओं से जो है, वन हु हेट्स फीमेल्स ना, स्पेशली इन पोर्ट्रायल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स को सही से नहीं दिखाया, इनके ऊपर ये चार्ज लगता है कि ये क्या थे, मिसोजाइनी थे। सम सी हिज लेटर वर्क्स एट बिटर एंड निहिलिस्टिक, बाद के इनके वर्क थोड़े से निहिलिस्टिक भी हमें दिखाई देते हैं। लेगेसी की बात करें तो हालांकि इन्होंने क्या किया है, जो ब्रिटिश थिएटर था ना, वो डेकोरेटेड ड्राइंग रूम से ले आकर के उसको किचन और इन सब में शिफ्ट कर दिया है ना, जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके अवार्ड की बात करें तो इनको सागा अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू थिएटर, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। एकेडमी अवार्ड इनको ऑस्कर, जो ऑस्कर एकेडमी अवार्ड होता है, वो टॉम जोन्स का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए मिला है। और बैफ्टा अवार्ड इनको मिला है, मल्टीपल नॉमिनेशंस इसमें हुए थे। और उसके बाद इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड्स इनको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। तो याद रखेंगे इनको, बैफ्टा के लिए भी कई बार इनको इनरोल किया गया था, और एकेडमी अवार्ड इनको मिला है।
अब हम आते हैं लुक बैक इन एंगर की समरी देखते हैं। लुक बैक इन एंगर की एक बार हम डिटेल समरी देखेंगे। तो लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबर्न, जॉन ऑसबर्न की है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1956। सेटिंग की बात अगर हम करते हैं तो द सेटिंग वाज अ वन रूम फ्लैट इन द इंग्लिश मिडलैंड्स। 1950s का टाइम है, इंग्लिश मिडलैंड्स में वन रूम फ्लैट है, वन रूम फ्लैट है। तो यू कैन नाउ कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो द प्ले वाज डिवाइडेड इनटू 3 एक्ट्स। सिंगल सेटिंग, एक ही जगह पर सेटिंग है, अलग अलग जगह नहीं है। रियल टाइम प्रोग्रेशन, रियल टाइम में ये स्टोरी आगे बढ़ती है। तो लेट्स हैव अ लुक how the story was written. Before act first, what we have about the story, we have some background knowledge and some context. The play is especially set in the 1950s post war Britain after the World War II. वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो हमारा ब्रिटेन है उस पर ये प्ले सेट है। वेयर द यंगर जनरेशन इज डिसइल्यूजन्ड, यंगर जनरेशन काफी डिसइल्यूजन्ड है, एंग्री है एंड रेस्टलेस है ना, बहुत सारी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीजों को लेकर। दे फील ट्रैप्ड इन सोसाइटी, उनको लगता है कि हम एक सोसाइटी में ट्रैप्ड हो गए हैं। दैट स्टिल फॉलोज आउटडेटेड क्लास रूल्स एंड वैल्यूज, जो आज भी बहुत सारे ऐसे क्लास रूल्स और वैल्यूज को फॉलो करते हैं, विच आर नाउ आउटडेटेड, जो कि अब बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हैं, लेकिन उनको भी आज बहुत फॉलो करते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये लोग बहुत डिसइल्यूजन्ड, एंग्री और अपने आप को रेस्टलेस फील करते हैं। जिमी पोर्टर द हीरो, द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले, इज वेल एजुकेटेड वर्किंग क्लास मैन, वेल एजुकेटेड है, हु इज एंग्री विद द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया से काफी उसको नाराजगी है। ही लिव्स विथ हिज अपर क्लास वाइफ, इसकी अपर क्लास वाइफ के साथ रहता है जिसका नाम एलिसन है, एंड दियर फ्रेंड क्लिफ इन अ स्मॉल वन रूम फ्लैट, एक छोटा सा वन रूम फ्लैट है, उसी में ये लोग क्या है, रहते हैं। ठीक है, उसी में ये लोग रहते हैं। कौन? एलिसन इनकी वाइफ है पोर्टर की, और क्लिफ जो इनका दोस्त है, तीनों लोग उसी में रहते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, चलिए देखते हैं। एक्ट फर्स्ट हमारा शुरू होता है कहां से? एक्ट फर्स्ट सेटिंग तो आप जान ही गए हैं, सेटिंग वही फ्लैट रूम है ना। एक्ट फर्स्ट हमारा जो ओपन होता है, इंट्रोड्यूसिंग जिमीज वर्ल्ड, हमें जिमी के बारे में पता चलता है, जिमी के बारे में यहां पर पता चलेगा। जो हमारी सेटिंग है, संडे मॉर्निंग इन ए स्मॉल मेसी फ्लैट इन द मिडलैंड्स, संडे का दिन है, संडे और मॉर्निंग का टाइम है, छोटा सा उनका जो फ्लैट है वहीं पर सीन ओपन होती है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मेसी है फ्लैट ना, सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, मेसी फ्लैट है, वहां पर स्टोरी शुरू होती है। क्या होता है स्टोरी में? जिमी पोर्टर सिट्स रीडिंग न्यूज़पेपर एंड इंसल्टिंग एवरीवन, जिमी पोर्टर जो है न्यूज़पेपर लेता है, पढ़ रहा होता है और सबको इंसल्ट कर रहा होता है। नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे हैं, आपके आसपास भी होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे पॉलिटिशियंस को करेंगे, अरे ये बड़े भ्रष्ट हैं, ऐसे हैं। प्रीस्ट को करेंगे, अरे आज के ये साधु बाबा जो है ना, ये सब नकली हैं। न्यूज़पेपर्स एंड स्पेशली हिज वाइफ एलिसन, और न्यूज़पेपर को भी क्रिटिसाइज करते हैं, और साथ साथ में अपनी वाइफ एलिसन को भी इंसल्ट कर रहा होता है। अरे तू अपर क्लास की है, ऐसी है वैसी है, दुनिया भर की चीजें बोल रहा होता है। एलिसन इज साइलेंटली आयरनिंग, एलिसन एक किनारे पर फ्लैट में क्या है, कपड़े प्रेस कर रही है, कपड़े आयरन कर रही है। सेटिंग को ध्यान से समझिएगा, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लोगों को गाली दे रहा है पढ़ते हुए, और साथ साथ में एलिसन को भी बुरा भला कह रहा है, और इधर एलिसन जो है वो चुप होकर के बिल्कुल कपड़े प्रेस कर रही है। शी डजंट रिस्पॉन्ड टू हिज हर्टफुल कमेंट्स, उसके हार्टफुल कमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। शोइंग हर पैसिव एंड टायर्ड नेचर, वो दिखाती है वो बिल्कुल पैसिव है और टायर्ड है, मतलब बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देती है। क्लिफ, इनका जो फ्लैटमेट है, क्लिफ जो है, दियर फ्लैटमेट ट्राइज टू कीप थिंग्स पीसफुल, वो कहता है कि अरे चुप रहो, क्या बात कर रहे हो, छोड़ो, मामले को शांत करना चाहता है। ही जोक्स, हग्स एलिसन, वो जोक करता है, एलिसन को हग भी करता है, एंड प्लेज अलोंग विथ जिमी, और जिमी के साथ थोड़े बहुत अपना जो है मजाक भी करता है, प्ले भी करता है। फिर क्या होता है, यहां पे हमें पता चलता है, वी अंडरस्टैंड दैट जिमी इज बिटर, हमें ये पता चलता है जिमी थोड़ा सा बिटर टाइप का है, गुस्सैल टाइप का लड़का है। हेट्स इज डल लाइफ, अपनी डल लाइफ उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड ब्लेम सोसाइटी एंड एलिसन्स रिच बैकग्राउंड, वो सोसाइटी को भी ब्लेम करता है, और एलिसन जो है वो अपर क्लास से आती है, तो उसके रिच बैकग्राउंड से भी क्या करता है, वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं है, उसको भी ब्लेम करता है। एलिसन क्वाइटली रिवील्स टू क्लिफ, एलिसन रिवील्स को बहुत धीरे से बताती है, नॉट जिमी, जिम से नहीं, दैट सी इज प्रेग्नेंट, वो क्लिफ को बताती है कि आई एम प्रेग्नेंट, जिमी को नहीं बताती है, बट सी इज स्केयर टू टेल जिमी,
क्योंकि वो जिमी को बताना नहीं चाहता। जिमी भड़कने लगेगा, अरे अपने पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, सब लोग खा गए हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, बच्चा पैदा करके क्या करेंगे, दुनिया भर की चीजें उसको लगता है कि ये बोलेगा, इसलिए उसको बताती नहीं है। दे आर विजिटेड बाई हेलेना चार्ल्स। तभी एलिसन की एक स्मार्ट फ्रेंड आती है जिसका नाम है हेलेना चार्ल्स। बहुत ही स्मार्ट है एंड मॉरलिस्टिक अपर क्लास फ्रेंड है। किसकी? जिमी की। हेलेना डजंट लाइक जिमी एंड प्लान्स टू हेल्प एलिसन एस्केप दिस इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप। हेलेना जिमी को बहुत पसंद नहीं करती है और वो एलिसन की मदद करके चाहती है कि एलिसन इससे अलग हो जाए, ताकि वो ये जो इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप है ना, कि मतलब पति पत्नी है लेकिन फिर भी रोज गाली सुन रही है, ये है दुनिया भर की, उससे चाहती है कि उसको पीछा छूट जाए। तो ये उसकी हेल्प करना चाहती है। यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर देखते हैं जिमी इज नॉट जस्ट रूड, ही इज इमोशनली वुंडेड ना, बहुत इमोशनली वुंडेड भी है वो, एंड फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद सोसाइटी। सोसाइटी से बहुत फ्रस्ट्रेशन है। और यहां पर हम एलिसन के बारे में क्या देखते हैं कि एलिसन इज लॉयल। एलिसन जो है लॉयल्टी में ट्रैप्ड है और इमोशनल एग्जॉशन में। वो लॉयल्टी और इमोशनल एग्जॉशन में ट्रैप्ड है, वो कहीं निकल नहीं पा रही है। क्लिफ को हम देखते हैं पीस कीपर के तौर पर है, बट इवन ही स्ट्रगल्स टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, लेकिन वो भी मामले को सही नहीं कर पाता है। द रूम जो है पूरा वो फील्स क्लास्ट्रोफोबिक लाइक द कैरेक्टर्स आर इमोशनली चोकिंग ना, जैसे कैरेक्टर्स हैं वैसे पूरा रूम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है। यहां पर हमारा एक्ट सेकंड आकर के एक्ट फर्स्ट समाप्त हो जाता है, सेकंड शुरू होता है। सेकंड में अब हम क्या देखते हैं? सेकंड में होता है ब्रेकडाउन और बिट्रायल। कोई इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है और किसी के साथ धोखा हो रहा है। तो आइए देखते हैं इमोशनल वॉल्केनो इसमें क्या है। सीन फर्स्ट हमारी आती है इमोशनल वॉल्केनो। इसमें क्या होता है? जिमी जो है अब बहुत अग्रेसिव हो गया है, इवन मोर अग्रेसिव स्पेशली टुवर्ड्स हेलेना। हेलेना को लेकर के बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। ही इंसल्ट्स हर रिलीजन, उसके रिलीजन को भी इंसल्ट करता है, हर वैल्यूज एंड हर क्लास, और उसकी क्लास को भी। अरे तुम अपर क्लास के लोग ऐसे हो वैसे हो, सबको क्या करता है? बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। ही टेल्स अ स्टोरी अबाउट वॉचिंग अ वुमन डाई स्लोली। वो एक कहानी बताता है कैसे एक वुमेन जो है धीरे धीरे मर रही थी और मैं उसको देख रहा था। एक्सप्रेसिंग हाउ कोल्ड एंड अनफीलिंग पीपल हैव बिकम। ये इस बात को क्या दिखाता है कि कैसे आज की दुनिया के लोग क्या हैं? बहुत ही कोल्ड हो चुके हैं और अनफीलिंग हो चुके हैं। मतलब वो मरने की बात मर रही है और उसको क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है, धीरे धीरे मरते हुए देख रहा है। एलिसन ओपन्स अप टू हेलेना एंड एडमिट्स शी इज इमोशनली एम्पटी। एलिसन जो है हेलेना को कहता है कि तुम इमोशनली एम्पटी हो, ऑलमोस्ट लाइक शी हैज बिकम अ घोस्ट इन हर ओन मैरिज। और कहता है, एलिसन उसको बताती है, कहती है कि भैया अब मैं अपने शादी में ही क्या हो चुकी हूँ? बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरी शादी जो है, मैं भूत बन चुकी हूँ बिल्कुल, इस शादी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एलिसन बताती है, किसको? हेलेना को बताती है। हेलेना सीक्रेटली राइट्स टू एलिसन्स फादर। हेलेना एक लेटर लिखती है चोरी से, किसको? एलिसन के फादर को, जिनका नाम है कर्नल रेडफर्न। कर्नल रेडफर्न जो है आस्किंग हिम टू कम टेक एलिसन अवे, और उसको लिखती है कि यहां से आओ और एलिसन को लेकर के चले जाओ। अब हमारा सीन 2 शुरू होता है। सीन 2 हमारा सेपरेशन एंड शॉकिंग ट्विस्ट। इसमें अलगाव हमें देखने को मिलेगा और एक शॉकिंग ट्विस्ट होगा। क्या होगा आप देखिए। हेलेना, कर्नल रेडफर्न एलिसन्स फादर कम्स टू टेक हर बैक होम। कर्नल रेडफर्न आते हैं एलिसन को ले जाने के लिए। ही टॉक्स टू जिमी रिस्पेक्टफुली, वो जिमी से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बट फील सैड दैट एलिसन्स लाइफ हैज बिकम सो ट्रेजिक। लेकिन उन्हें बड़ा दुख है कि एलिसन की लाइफ बहुत ट्रेजिक हो चुकी है। एलिसन लीव्स जिमी। एलिसन जो है जिमी को छोड़ करके चली जाती है। सी सेज नथिंग मच बट द सैडनेस इज क्लियर। कुछ कहती नहीं है लेकिन दुख तो क्लियर है बिल्कुल। राइट आफ्टर सी लीव्स समथिंग शॉकिंग हैपेंस। जैसे ही वो छूटती है तब तक यहां पर कुछ हम शॉकिंग स्टेज पर देखते हैं। क्या देखते हैं? हेलेना किसेस जिमी। हेलेना जो है जिमी को किस करती है। अ वुमन हु हैड हेटेड हिम नाउ बिकम्स हिज लवर। अब एक औरत जिससे वो घृणा करता था, अब वो उसकी लवर बन गई है। उसकी क्या? लवर बन गई है। तो ये क्या है? ये दिखाता है शॉकिंग ट्विस्ट। स्टोरी में क्या आता है? शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अभी तक हम देख रहे थे हेलेना को बहुत बुरा भला कह रहा है ना, लेकिन हेलेना जो है क्या है? नाउ हेलेना इज किसिंग हिम, और ये बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट था। ये बिट्रायल भी हमें देखने को मिलता है। यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर जो हमें इस एक्ट में देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है?
हेलेना जो है उस एंडोरेंस के बजाय एस्केप को चूज करती है ना, भाग जाती है, अपने पापा के साथ चली जाती है, क्योंकि अब वो ये परिस्थितियां है ना उसको एंड्योर नहीं कर पा रही है। इट्स अ साइलेंट पेनफुल चॉइस, साइलेंट चॉइस है लेकिन पेनफुल भी तो है। हेलेना सोच हाइपोक्रेसी, हेलेना क्या दिखाती है? हाइपोक्रेसी। आती बड़ी मॉरलिस्टिक बात करती है ना, बहुत अच्छे से बोलती है। फर्स्ट जजिंग जिमी देन फॉलिंग फॉर हिम, पहले जिमी को जज करती है कि बड़ा नालायक है और मुझे एलिसन को बचाना है इससे, लेकिन बाद में जिमी की ही शिकार हो जाती है ना। जिमी इज लेफ्ट अगेन बट ही लेट्स हेलेना इन, जिमी अकेला हो गया लेकिन तभी वो हेलेना को एंट्री दे देता है, कहता है अब तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। शोइंग हाउ इमोशनली ट्विस्टेड ही हैज बिकम, कितना इमोशनली ट्विस्टेड है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एलिसन चली गई, अब उसका इमोशन भी ट्विस्ट हो गया है, अब हेलेना उसका टाइम पास बन गई है ना। चलो सेकंड एक्ट यहां पर समाप्त हो जाता है। देन वी गो इन द थर्ड एक्ट, हम थर्ड एक्ट में चलते हैं। तो क्या होता है यहां पर देखते हैं कि वी सी लॉस, रिग्रेट एंड रिकॉन्सिलिएशन। देखते हैं कि लॉस यहां पर हमें दिखाई देता है, रिग्रेट है, और फिर से हेलेना और जो जिमी है वो मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब स्टोरी उसी फ्लैट में है लेकिन कुछ महीने बाद की कहानी है। न्यू लवर सेम प्रॉब्लम, नए लवर है, सेम प्रॉब्लम आती है। अ फ्यू मंथ्स लेटर हेलेना इज लिविंग विद जिमी, कुछ महीने बाद देखते हैं हेलेना लिविंग कर रही है किसके साथ? जिमी के साथ। द फ्लैट लुक्स क्लीनर बट द इमोशनल टेंशन इज स्टिल देयर, फ्लैट थोड़ा साफ सुथरा इस बार दिखाई दे रहा है लेकिन अब भी वहां पर इमोशनल टेंशन है। कैसे? क्लिफ प्लान्स टू लीव द फ्लैट, उसी समय क्लिफ जो है वो फ्लैट को छोड़ने का प्लान करता है। सेइंग थिंग्स हैव चेंज टू मच, वो कहता है कि यहाँ पे चीजें बहुत बदल चुकी हैं, अब मैं ये फ्लैट को छोड़ रहा हूं। सडनली हम देखते हैं कि एलिसन रिटर्न्स, एलिसन वापस आ जाती है, बट नाउ सी हैज सफर्ड अ मिसकैरेज, लेकिन आती है और वो बताती है कि अब उसका जो है मिसकैरेज हो चुका है, उसका बच्चा जो है वो मिसकैरेज हो चुका है। सी लुक्स फिजिकली वीक, वो काफी कमजोर हो गई है, एंड इमोशनली ब्रोकन, और इमोशनली भी काफी वो टूट चुकी है, क्योंकि उसको खबर तो कहीं ना कहीं से लगी गई होगी। हेलेना सीज द पेन, हेलेना उसके दर्द को देखती है और रियलाइज करती है कि सी वॉज रॉन्ग, लीव्स जिमी टू बी विथ एलिसन, और वो जिमी को छोड़ करके चली जाती है कि अब तुम एलिसन के साथ रहो। यहां पे फर्स्ट सीन हमारा समाप्त होता है थर्ड एक्ट का। सेकंड सीन जो फाइनल मोमेंट है प्ले का वो ओपन होता है। सेकंड सीन में हम क्या देखते हैं कि जिमी और एलिसन अब अकेले हैं वहां पर। फॉर द फर्स्ट टाइम दे टॉक विथ रियल इमोशन, पहली बार वो इमोशन के साथ एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब नो इंसल्ट आर सार्काज्म, ना तो बेइज्जती कोई एक दूसरे कर रहा है, ना कोई एक दूसरे के ऊपर ताना मार रहा है या कटाक्ष कर रहा है, पहली बार दोनों इमोशनली अटैच होकर बात कर रहे हैं। एलिसन एक्सप्रेसेस हर पेन, जिमी सोज रिग्रेट, एलिसन अपने दर्द को बताती है और जिमी अपने पश्चाताप को दिखाता है। दे रिटर्न टू दियर चाइल्डिश बियर एंड स्क्वेरल गेम, ध्यान रखिएगा, उसके बाद वो लोग अपना जो चाइल्डिश एक गेम खेलते हैं बियर एंड स्क्वेरल वाला, वो गेम खेलते हैं। अ फैंटेसी वर्ल्ड वेयर दे वंस एस्केप्ड फ्रॉम रियलिटी, कह रहे हैं एक फैंटेसी गेम जहां पर वो क्या करते हैं, रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। फियर बियर एंड स्क्वेरल बहुत ही फेमस, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जो गेम वगैरह खेलते हैं ना, जैसे हमने बर्थडे पार्टी में आपको बताया था ब्लाइंड मैंस बफ जो है, तो ऐसे यहाँ पर बियर एंड स्क्वेरल है। द प्ले एंड्स क्वाइटली विथ अ सैड सेंस ऑफ इमोशनल रिकनेक्शन, प्ले यहाँ पर एंड हो जाता है। हम देखते हैं कि इमोशनली दोनों जो है फिर से रिकनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन नो क्लियर होप फॉर द फ्यूचर, लेकिन हमें फ्यूचर कोई अच्छा खास दिखाई नहीं देता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इतना इमोशनल ट्विस्ट है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे कुछ अच्छा होगा ना। तो कुछ अच्छा हमें लक्षण दिखाई नहीं देता है, यहीं पर प्ले हो जाता है, खत्म। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमने थोड़ा सा आपको सिंपल तरीके से सिंपल वर्ड्स में आपको दे दिया है, इसको आप जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए वाई दिस प्ले इज इंपॉर्टेंट, ये प्ले इंपॉर्टेंट क्यों है आइए देख लेते हैं। ये दिखाता है कि इट्स शो द वर्ल्ड दैट ऑर्डिनरी पीपल्स लाइव्स मैटर ऑन स्टेज, ये दिखाता है दुनिया को कि स्टेज पर ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ का भी मायने रखता है, मतलब उनसे भी हम प्ले दिखा सकते हैं। और क्या करता है, इट इंट्रोड्यूस यंगरी यंग मैन फिगर टू लिटरेचर, यंगरी यंग मैन फिगर पहली बार लिटरेचर में दिखाने का श्रेय इसी प्ले को जाता है। किसको? लुक बैक इन एंगर को। इट क्वेश्चंस ब्रिटिश क्लास डिवीजन, ब्रिटिश के क्लास डिवीजन, मैरिज, जेंडर रोल्स और इमोशनल नंबनेस को क्या करता है, ये क्रिटिसाइज करता है, क्वेश्चन करता है। इट स्टार्टेड द किचन सिंक ड्रामा मूवमेंट इन ब्रिटेन,
और ब्रिटेन में किचन सिंक ड्रामा मूवमेंट शुरू करने का भी श्रेय इसी को जाता है। तो इसीलिए ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए करेक्टर हम देख लेते हैं। तो करेक्टर तो बहुत कम ही है, 4-5 करेक्टर हमारे मुख्य हैं। आइए देख लेते हैं। जिमी पोर्टर आप जानते ही हैं, जिमी पोर्टर यंगरी यंग मैन है, पोस्ट वार ब्रिटेन में स्टोरी सेट होती है, एजुकेटेड है लेकिन डेड एंड लाइफ में फंसा हुआ है, कोई काम नहीं है खास जो है, हाइपोक्रेसी और रिलीजियस लाइफ को बिल्कुल जो है हेट करता है, वर्बली अब्यूजिव है, गाली बहुत देता है, बट डीपली सेंसिटिव अंडरनीथ है, सिंबल ऑफ रिबेलियन है और इमोशनल केओस। उसके बाद इसकी पत्नी जिमी पोर्टर है, अपर मिडिल क्लास वाइफ है, बहुत सफर करती है साइलेंटली, अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम करती है, उसको छोड़ती है फिर वापस आ जाती है, इमोशनली कई बार बेचारी टूटती है, मिसकैरेज होता है, ये सारी चीजें होती हैं। क्लिफ लेविस है जो कि इसका फ्रेंड है, वर्किंग क्लास वो भी है, इजी गोइंग है, अफेक्शनेट है, वो बीच बीच में कॉमिक रिलीफ का काम करता है, जिमी एलिसन को मिलाने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है और बाद में वहां से चला जाता है। हेलेना चार्ल्स है जो कि मॉरलिस्टिक अपर क्लास की लेडी है, एलिसन की फ्रेंड है लेकिन पहले जिमी को नहीं पसंद करती थी, बाद में उसकी लवर बन जाती है। उसके बाद फिर वो उसको रियलाइज होता है कि उसने गलती की, फिर वहां से वो छोड़ करके चली जाती है। कर्नल रेडफर्न जो हमारे हैं वो हमारे किसके, एलिसन के फादर हैं, ये आप जानते ही हैं। ये बेचारे ब्रिटिश एम्पायर के ओल्ड वैल्यूज को दिखाते हैं और ये आते हैं अपनी बेटी को वापस लेकर के जाते हैं। थीम्स की बात करें तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया ना, वर्किंग क्लास का जिमी है, अपर क्लास की एलिसन है, दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई हो रही है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। इमोशनल एलिनेशन को दिखाता है, कितना इमोशनली हम एक दूसरे से दूर हैं, एलिनेट है ना, साथ रहते हैं फिर भी इमोशनल अटैचमेंट हमारा नहीं है, वही चीज दिखाता है। उसको मिसकैरेज हो गया, वो चली गई लेकिन वो हेलेना के साथ अपना अफेयर चला रहा है, कितना हम इमोशनली एलिनेट हैं एक साथ रहते हुए। मैस्कुलिन फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, एंग्री यंग मैन में तो ये तो फीचर ही होता है। हमारा जो जिमी है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। डिके ऑफ ब्रिटिश वैल्यूज, ब्रिटिश वैल्यूज में कैसे डिके आ रहा है ये भी दिखाता है ना, क्या है वो वाइफ की बिल्कुल कदर नहीं कर रहा है, उसके बाद वो चली जाती है, उसकी दोस्त से अफेयर कर लेता है जो पहले ये कर रही थी, तो ये सारी चीजें हमें दिखाता है। हाइपोक्रेसी वर्सेस सिंसियरिटी दिखाता है कि हेलेना कैसे हाइपोक्राइट है और एलिसन जो है वो बहुत ही सिंसियर है ना, ट्रुथ को दिखाती है। लॉस्ट आइडियल्स एंड मॉडर्न डिसकंटेंट, और दिखाता है कैसे हमने अपने आइडियल्स को खो दिया है और हम मॉडर्न के जो है डिसकंटेंट पर्सन बन गए हैं, मतलब हम अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। कुछ सिंबल्स हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। द सिंबल्स वी हैव, आयरनिंग बोर्ड क्या सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ डोमेस्टिक ऑपरेशन। मोनोटोनी ऑफ एलिसन्स लाइफ, एलिसन की लाइफ की मोनोटोनी को दिखाता है, मतलब प्रेस कर रही है, कोई उसके जीवन में जो है म्यूजिक नहीं है बिल्कुल। डोमेस्टिक ऑपरेशन को भी दिखाता है। ट्रम्पेट, वहां पर जिमी जो है ना एक ट्रम्पेट बजाता है ऐसे लेकर के, वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है स्केप, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड इंडिविजुअलिटी, स्केप को दिखाता है और इमोशन और इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। और हमने जो गेम बताया था ना बियर्स एंड स्क्वेरल्स का गेम जो है, ये जिमी और एलिसन की फैंटेसी वर्ल्ड है, ये दिखाता है सेफ फ्रॉम इमोशनल पेन, कैसे हम इमोशनल पेन से बचने की कोशिश करते हैं और एक गेम खेलते हैं। क्लटर्ड रूम, मतलब ये जो क्योटिक रूम है ना, इस ये क्या दिखाता है, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द करेक्टर्स, मतलब जैसा रूम है उसी प्रकार से बिखरा हुआ इमोशनल हमारा माइंड भी है, हमारा माइंड भी बहुत बिखरा हुआ है। और मिस कैरेज क्या दिखाता है, इट शोज द इमोशनल एंड फिजिकल लॉस, ये इमोशनल और फिजिकल लॉस को दिखाता है और दिखाता है कि हमारे जो है सोसाइटी में कैसे इन चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता है। लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो रियलिस्टिक ड्रामा है, नेचुरलिज्म को दिखाता है, आयरनी इसमें है, स्प्लिट ऑफ टोन है और सिंबॉलिक स्टैगिंग है। ये इतनी जो है आपकी लिटरेरी टेक्निक्स है, तो आप 1-2-3 इसको याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स में से 2-3 पॉइंट्स आप याद रखें, अपने क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पे आकर के हमारा ये जॉन ऑसबर्न और उनका जो प्ले है लुक बैक इन एंगर वो समाप्त होता है। हमने आपको इसमें एंग्री यंग मैन के बारे में बताया, उसके फादर हैं, और किचन सिंक ड्रामा के बारे में बताया। किचन सिंक ड्रामेटिस्ट 2-3 हैं, जैसे हमारे अर्नॉल्ड वेस्कर साहब हैं और उसके बाद टिलेनी साहब हैं, डिलेनी साहब हैं ना, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। तो ये सब आप देख लीजिएगा, पूरी थीम देख लीजिएगा, 3 एक्ट में प्ले लिखा गया है। और ये यंगरी यंग मैन हमारा हीरो जिमी पोर्टर है, उसकी वाइफ है जो कि अपर मिडिल क्लास की है, जिसका नाम है एलिसन, और उसके एक फ्रेंड है क्लिफ है, और उनकी एक फ्रेंड है जो है हेलेना चार्ल्स, और इनके पिता रेडफर्न हैं। ये 5 कैरेक्टर हैं।
और सिंबल हमने आपको बता ही दिया, थीम हमने आपको बता ही दिया। तो ये प्ले बेटा हमारा आके यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपके लिए एक नया प्ले लेकर के या नया कोई टॉपिक लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड नाइट यू ऑल।